हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और कुछ उन खबरों पर बात करते हैं जिसकी डिटेल आम तौर पर हमें सामने नहीं आती और आप तक भी दूसरे मीडियम से, दूसरे माध्यमों से नहीं पहुंच पाती है। आज शेख मंजूर साहब सीनियर जर्नलिस्ट से हम बात कर रहे हैं और उनसे अक्सर हम इंटरनेशनल अफेयर्स पर बात करते हैं। बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन जंग जो फरवरी 2022 में शुरू हुई थी, 7 महीने तकरीबन इस जंग को शुरू हुए हो चुके हैं। अब खबर यह है कि यूक्रेन ने अपने कुछ इलाके रूस की फौजों से वापस ले लिए हैं, यानी कब्जा वापस ले लिया है। क्या ये जंग आने वाले वक्त में अपना रुख इसी तरह से बदलेगी? क्या रूस कमजोर हो रहा है? क्या यूक्रेन को इतनी मदद मिल रही है कि उसे यकीन है कि रूसी फौजों को बाहर निकाला जा सकता है, खास तौर पर डोनबास इलाके में, जहां रूस ने अपनी सपोर्ट के साथ वहां 2 अलग-अलग मुल्कों का ऐलान भी करा दिया है। ये सब जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फत्ताह अल सीसी यूएई दोहा पहुंचे हैं और ऐसे वक्त में पहुंचे हैं जब ईरान और इजराइल के बीच काफी तनाव बढ़ा हुआ है। वो क्या कुछ है, इस विजिट का क्या मकसद है? इसके अलावा भारत के विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने सऊदी अरब जाकर के वहां के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक खास खत उनको दिया है, ऐसी खबरें आई हैं। वो क्या कुछ है, इस इन सब इश्यूज पर बात करेंगे। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि यूक्रेन जंग जिसके बारे में आप शुरू से कहते रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन ने ही ये जंग शुरू की है और वो ही खत्म करेंगे। अब यूक्रेन रूस की फौजों से अपने कुछ इलाके वापस हासिल करने का दावा कर रहा है। आप अब इस जंग को किस हालत में देख रहे हैं? आगे क्या कुछ होने वाला है? क्या का बड़ा इस पर जोर रहा, हावी रहा रशियन फोर्सेस को, और कई इलाकों पर उन्होंने कब्जा भी किया है। लेकिन पिछले 2-3 महीनों से हम ये सीसा बैटल जैसी देख रहे हैं। कभी जो है यूक्रेनियन फोर्सेस भी कोशिश कर रहे हैं जो उनके इलाके रशियन फोर्सेस के कब्जे में आए हैं उनको रिकैप्चर करने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में उन्होंने एक एक तो खार्किव जो इलाका है उस पर उनका दावा है कि उन्होंने कंट्रोल कंप्लीट किया है, वहां से जो रशियन फोर्सेस है वो निकल गए हैं। इसके अलावा वेस्टर्न जो इलाका है उसमें भी उन्होंने कुछ इलाकों पर कब्जा, लेकिन ये ऐसा ही रहेगा, ये नहीं कि खत्म हो जाएगा, ये वो टोटली इस पर कैप्चर कर सकेंगे। जो हालात, जो सिचुएशन या पोजीशन फरवरी 2022 से पहले थी वो यूक्रेन हासिल करेगा। इसके दो पहलू हमें देखना है। एक, अगर एलोन ये यूक्रेन के फोर्सेस के साथ जंग होता तो जो रशिया की जो असेसमेंट थी कि ये 3-4 हफ्तों में ही खत्म हो जाएगी, ऐसा ही होता। ज्यादा से ज्यादा इसमें 2-4 हफ्ते और लगते। लेकिन ये वार अब कन्फाइन यूक्रेन के साथ ही नहीं रहा है। इट इज रशिया वर्सेस वेस्टर्न वर्ल्ड। टोटली जो उनका सपोर्ट है, लॉजिस्टिक सपोर्ट है, सैटेलाइट इमेजिंग का है, सर्विलेंस के बारे में है, मूवमेंट ऑफ रशियन ट्रूप्स के बारे में है, लेटेस्ट सोफिस्टिकेटेड आर्म्स एम्यूनिशन यूक्रेन के फौजों को देना, या इसके अलावा जो हाईली ट्रेन्ड जो है डिफेंस एक्सपर्ट्स उनको गाइड करना किस तरीके से कर रहे हैं, इस वजह से वो ये रेजिस्टेंस दे सके। वरना अलोन, लेफ्ट अलोन टू यूक्रेन, ये वार कब का खत्म हुआ होता। अब ये चैलेंज जो है फर्दर कॉम्प्लिकेटेड हो गया है और रशिया के लिए ये अब प्रेस्टीज इशू बन गया। आज कई जगह ये भी एप्रीहेंशन आए हैं कि अगर रशिया को ऐसे सीरीज ऑफ सेटबैक्स लगेंगे तो ये शायद न्यूक्लियर वार की तरफ बढ़ जाएगा। रशिया इस सिलसिले में हालांकि उन्होंने इस पर कंफर्मेशन नहीं की कि उनके, लेकिन
जो दूसरे सोर्सेज है इन्होंने कंफर्म किया है कुछ इलाकों में 2000 किलोमीटर के करीब ये कहते हैं एरिया है जिसको कैप्चर किया। इससे कोई फर्क तो यानी कि जो वार सिचुएशन है वो ज्यादा बिगड़ ही जाएगी, इसमें कोई भी सुधार नहीं आ जाएगा, ना इससे कोई सोल्यूशन निकलेगा इस वार का। चूंकि रशिया किसी भी सूरत में अपनी डिफीट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, हाँ इसके लिए उसको कुछ भी करना पड़ेगा। इसलिए ये बहुत अहम है कि बजाय ये आज यूक्रेन के फोर्सेस ने 2000 किलोमीटर रिकैप्चर किया या कल रशियन फोर्सेस फिर इसको रिकैप्चर करेंगे, ये बैटल तो ऐसे चलती रहेगी जिससे ह्यूमन लॉसेस होगा, इकोनॉमी तबाह हो गई है, सारी दुनिया की इकोनॉमी। ये जो रिसेंटली 2-3 दिन पहले यूएनडीपी का जो रिपोर्ट आया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, उसमें यूक्रेन वार को मेनली रिस्पॉन्सिबल रखा गया है कि इससे वर्ल्ड इकोनॉमी को कितना नुकसान हुआ है। खासकर जो यूरोपियन कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्रीज है, दे हैव सफर्ड एनॉर्मसली बिकॉज ऑफ दिस थिंग। और इसके अलावा यूक्रेन को कोई चीज हाथ में नहीं आ जाएगा, उनकी भी जो है डेथ एंड डिस्ट्रक्शन हुई है, कंट्री जो है तहस नहस हो गई है, जमीन पर जमीन बोस हो गई है उससे। हाँ ये रेजिस्टेंस दी है, ये उसकी एक वैलियंटली उसने दिया है, जेलेंस्की ने, उसने दिखाया कि छोटी कंट्री भी रेजिस्ट करेगी। छोटी कंट्री ने तब रेजिस्ट किया जब उसके पीछे बैक में बहुत सारे कंट्रीज थे जिन्होंने उसको जनरसली न आर्म्स और एम्यूनिशन दिया, बल्कि मॉनेटरी हेल्प भी टू द ट्यून ऑफ 30-40 बिलियन डॉलर्स का दिया है, उसके लिए गाइडेंस दी है, मिलिट्री एक्सपर्ट्स का एडवाइस चल रही है, लेटेस्ट जो है डिफेंस इक्विपमेंट उसको सप्लाई किया है। अब क्या अगर ये कल और कुछ रिकैप्चर करेंगे, क्या इससे ये मसला हल हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, बात तो वहां ही। हाँ शेख साहब, एक रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुआ था वो साउथ यूक्रेन में जो यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, हाँ उस पर रूस का कब्जा हुआ था। उसके बाद आईएईए के इंस्पेक्टर्स वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि डिस्कनेक्ट किया हम, गया। हाँ, और हम वहां से वापस नहीं जाएंगे। आईएईए ने इस तरह से रुख किया किया। तो क्या उसके बाद रूस किसी हद तक कहीं कुछ कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है क्या? क्या कुछ ऐसी सूरत हाल बन रही है जो रूस के कंट्रोल से वाकई ऐसी बाहर जा रही है? देखिए मैं ये मानता हूं कि ये जो रिसेंटली रशियन फोर्सेस को सेटबैक हुआ है, और दूसरी बात अगर आप देखेंगे ये जो 200 दिन की जंग चली उसमें उनको ये जो मिलिटरली उनको बहुत लॉस भी हुआ है, उनके जहाज भी, लोग भी, उनके फौजी भी मारे गए हैं। देखिए इसमें सबसे पहले ये बात है कि रशिया को कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी नहीं बनाई थी इस जंग के लिए। उनका एक शॉर्ट टर्म प्लान था, उनको यकीन था कि दे विल बी एबल टू कैप्चर एंटायर यूक्रेन विद इन 3 or 4 वीक्स। ऐसा नहीं हुआ। और यूजुअली जब भी कोई मुल्क वार डिक्लेयर कर रहा है दूसरे पर, तो उसके लिए शॉर्ट टर्म, मिड और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी होनी चाहिए थी। इसीलिए अगर आपने देखा प्रेसिडेंट पुतिन ने बहुत सारे जो जनरल्स थे जो इसके इंचार्ज थे उनको वहां से हटाया। अगर ये उसी के लिए है, उन्होंने वो एनविजेज ही नहीं किया था कि ये फरवरी से लेकर अब तकरीबन सितंबर के आखिर तक जारी है और भी जारी रहेगी और इसमें कमी नहीं होगी। लेकिन इतना भी ये नहीं है कि रशिया इसको टोटली विड्रा करेगा, सरेंडर करेगा, वो हार मानेगा, ऐसी बात नहीं है। ये किसी न किसी तरीके से, अभी भी मैं कहता हूं, जब तक रशिया को कोई जो है इस जंग में
कोई जो उसको जो मिलना चाहे प्लस पॉइंट उसके हक में होना चाहिए, तभी ये वार खत्म होने के इम्कानात है, वरना ये चालू रहेगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा असर जो है अब विंटर अप्रोच हो रहा है, सारे यूरोप में फ्यूल और एनर्जी क्राइसिस है। अभी से ही उन्होंने सारे जो पहले वो सड़कों पर जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स में इन्होंने पावर कट्स का ऐलान किया है, और ये भी कहा है कि लोगों को वार्न किया है कि दे शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर वर्स विंटर, क्योंकि उस दौरान उनको एनर्जी गैस क्राइसिस का सख्त सामना करना पड़ेगा। क्या यूरोप वो सस्टेन कर सकेगा? वार तो चालू रहेगा, चाहे वो यूक्रेन, इसमें कभी अपर हैंड उसका होगा, कभी रशिया का होगा, लेकिन जो इससे सारे जो है वेस्टर्न कंट्रीज, जो इनकी इकोनॉमी का हाल बन गया है, वो सबों के सामने है, वो तबाहकुन है, और एंड इट विल टेक इयर्स फॉर देम टू रिबिल्ड दैट इकोनॉमी। इसलिए मेजर लॉसेस तो वेस्टर्न साइड को ही हुआ है। रशिया के लिए ये भी एक सबक है कि जो 90 के बाद जब कोलैप्स हुआ सोवियत यूनियन, उसके बाद शायद ये पहला उन्होंने मेजर एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज रहे वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, रीऑर्गेनाइज करने में उनकी मिलिट्री, अपडेट करने में, अपग्रेड करने में उनकी टेक्नोलॉजी, या मॉडर्न वॉरफेयर में कैसे जाना है, उनके लिए ये एक लेसन है। हो सकता है इससे वो अपनी मिलिट्री स्ट्रेटेजी चेंज करें। जी, जी। अच्छा शेख साहब, आप शुरू से एक बात कहते रहे हैं, फरवरी जब से ये जंग शुरू हुई, कि इस जंग को शुरू करना और खत्म करना दोनों पुतिन के हाथ में है। क्या आप अब भी यस, उस पर उसमें कोई अ, चेंज नहीं, उसमें कोई चेंज हाँ, नहीं आ जाएगी। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि रशिया को हम जो देखते हैं, रीसेंट सेटबैक्स जो देखते हैं, वो उसको हम इन टोटलिटी में वो नहीं मानना चाहिए। इतना नहीं है कि वो सारा करेंगे, हो सकता है एक तरफ अभी आपने कहा कि वो जो न्यूक्लियर प्लांट पर उस पर भी किया, या कुछ इलाके जो है उसके बॉर्डरिंग एरियाज है जिन पर उनकी नजर है पहले से ही, वो इतने आसानी से देने वाला नहीं है। और इसके लिए एक वर्ल्ड पावर रहा है, क्या वो इजीली सरेंडर करेगा? जिस और लोगों के सामने, इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने वो एक्सपोज हो जाएगा कि इसकी कोई मिलिट्री स्ट्रेंथ ही नहीं है, कि उसको एक छोटी सी कंट्री जो उसका 15वां हिस्सा भी नहीं होगा टेरिटरी के हिसाब से, इवन आबादी के बहुत कम है, क्या वो उसके सामने सरेंडर करेगा? बेसिकली फेस पर है यूक्रेन, द अदर फोर्सेस आर बिहाइंड यूक्रेन। वो इनके लिए फिर इंटरनेशनल, खासकर इंटरनेशनल एरेना में यूएस और वेस्टर्न कंट्री की जो है उनके कदर में इजाफा हो जाएगा। उनका ये वो दिखा देंगे, कन्वे करेंगे सारे इंटरनेशनल कम्युनिटी को दैट वी आर सुपर पावर्स, रशिया नहीं रहा है जो इम्प्रेशन हमें 90 से मिल रहा है। इसलिए इसमें दो राय नहीं है, कहीं ना कहीं इनको रशिया के साथ किसी इस मसले पर सेटलमेंट ही करनी पड़ेगी। क्या वो, अगर आपने देखा 2 महीने पहले इन्हीं वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया को कहा था कि जहां पर आप है उसको आगे मत बढ़िए, वहां तक ही आप रहे। यानी कि इन ए वे दे कंसीडर्ड कि जो उसने टेरिटरी हासिल की है उस पर ही इन्हिसार करे, आगे ना बढ़े। अब चूंकि सिचुएशन पिछले 1 डेढ़ महीने में थोड़ी बहुत चेंज हुई है, लेकिन इसका मतलब नहीं है इट्स टोटल विड्रॉवल ऑफ सोवियत फोर्सेस फ्रॉम यूक्रेन। अच्छा, अब मैं थोड़ा-सा मिडल ईस्ट के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। वो ये कि ईरान और इज़राइल के बीच में कुछ ज़्यादा ऐसे बयानात आ रहे हैं कि ईरान ने कहा है कि हमने ऐसा एक ड्रोन तैयार कर लिया है, जो अगर जंग होती है तो हैफा और तेल अवीव तक हम वो मार कर सकेगा। उधर इज़राइल की तरफ से न्यूक्लियर डील ना हो, इसकी मुसलसल कोशिश है। और अब एक नया बयान ये आया है कि ईरान ने अपने यहाँ सेंट्रीफ्यूजेस की तादाद बढ़ा दी है और वो हायर एनरिचमेंट की तरफ बढ़ रहा है। और पूरी दुनिया को फिर और पाबंदियां लगानी चाहिए।
इसको क्या कुछ देख रहे हैं आप? अभी न्यूक्लियर डील कहाँ पहुंची, क्या होगा, होगी नहीं होगी, अब आपको क्या लगता है? देखिए, जो पिछले रिपोर्ट्स आए थे उस वक़्त ये लगता था कि ये न्यूक्लियर डील होने वाले हैं और जल्द होने वाले हैं। चूँकि अमेरिका ने भी जो इसमें ईरानियन रिस्पॉन्स था, वो इससे सैटिस्फाइड थे। अब ये नया जो चल रहा है वॉर ऑफ वर्ड्स, ये सिंपली इज़राइल हाइप करने की कोशिश कर रहा है, वो किसी न किसी तरीके से इस डील को जो है स्टॉल करे। उसमें कुछ शायद नेबरिंग कंट्रीज़ भी उसकी मदद कर रहे हैं। बेसिकली इज़राइल ने, अगर आपने देखा पिछली बार जब ये न्यूक्लियर रिकॉर्ड हुआ, उस वक़्त भी उसने बड़ा हंगामा किया, बहुत कोशिश की इसको। अब ये बार-बार ये कोशिश कर रहा है कि प्रोवोकेट प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है कि कुछ ऐसा हो जाए, कोई कन्फ्रंटेशन जैसी हो जाएगी या ऐसी वॉर लाइक सिचुएशन पैदा हो जाए, जो इस डील को डिले करने में मददगार साबित होगी। लेकिन जो भी ईरानियन जो नेगोशिएटर्स है इस डील के बारे में, उन्होंने जो भी अपने प्रपोज़ल दिए या उन्होंने काउंटर प्रपोज़ल जो पेश किया, उसको वर्चुअली इन प्रिंसिपल यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको एक्सेप्ट किया। अब लास्ट मिनट पर भी आप देखिए, ये बहुत टिकलिश मसला है, इसमें बहुत कोशिश की जा रही है कि सबटाज इसका हो, ना हो। चूँकि अगर डील हो तो उससे रिलीज़ फंड्स हो जाएँगे बिलियंस ऑफ डॉलर्स टू ईरान, जिससे उसकी जो है सैगिंग इकोनॉमी है, वो रिवाइव हो सकती है। ऑयल क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगा या डेवलपमेंटल प्रोग्राम शुरू हो जाएँगे इसके मैसिव स्केल। वो अगर फिर 4 5 या साल में ये पैसा डेवलपमेंटल वर्क और दूसरी चीज़ों में लगेगा, वो इसके लिए वो कंट्रीज़ समझते हैं ये बड़ा चैलेंज है इनके लिए, इसलिए कोशिश की जा रही है। अब जब वो कुछ कहते हैं, नेचुरली उसका रिस्पॉन्स भी ईरानियन को देना है कि हम भी वी आर कैपेबल टू कन्फ्रंट यू, कंटेन यू। आपके उसी यानी कि जो आप कहते हैं, उसी तरीके से हम भी जवाब दे सकते हैं। ये इसलिए बेसिकली सारा कुछ है, जो इज़राइल इस वक़्त कोशिश कर रहा है, सिर्फ़ न्यूक्लियर डील को स्टॉल करने की कोशिश कर रहा है। आपने देखा अभी उनके जो इंटेलिजेंस चीफ जो है, वो भी बाहर जाते हैं, कोशिश कर रहे हैं, उसको भी यहाँ रिसेंटली उसने अमेरिकन ये जो है टॉप ऑफिशियल से बात भी की है, इस वजह से ताकि ये डील रुक जाए। अच्छा, जो एक नया डेवलपमेंट है कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फत्ताह अल सीसी वो हाँ, बहुत कम गैर मुल्की दौरों पर जाते हैं। अभी वो दोहा पहुंचे हैं ऐसे वक्त में जबकि ये ईरान और ईरान न्यूक्लियर डील, इजराइल, ये सारे मामला चल रहे हैं। इस विजिट के क्या मानी है, आप क्या कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो है इजिप्शियन प्रेसिडेंट है, ये हमेशा इसके गल्फ कंट्रीज़ में उसके स्ट्रॉन्ग 2 एलाइज़ रहे हैं, एक सऊदी अरबिया, दूसरा यूएई। अगर आपने देखा जब इन 2 कंट्रीज़ ने कतर के खिलाफ डिप्लोमैटिक जो इन्होंने वार शुरू की या उनके साथ ताल्लुकात ख़त्म किए या एयर एम्बार्गो लगाया या दूसरी चीज़ें की, तो इस वक़्त इजिप्ट जनरल सीसी ने उन्हीं का साथ दिया। वो भी उसका पार्ट था। हालाँकि उसको और मैक्सिमम जो इजिप्ट की इकोनॉमी जो है, वो मैक्सिमम सऊदी अरब के फाइनेंशियल सपोर्ट पर चल रहा है और कुछ अमेरिका भी एड देता है। इसके अलावा चूँकि वो अमेरिका का बड़ा स्ट्रॉन्ग एलाई रहा है, इस रीजन में हमेशा। इसी वजह से अमेरिका को इजिप्ट में मिलिट्री हुकूमत होने पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। रादर उन्होंने हमेशा इसी को प्रेफ़र किया है, चाहे कि वहाँ पर मिलिट्री रिजीम रहे, उनके साथ रहा है। और इजिप्ट भी इस मामले में अब पहली बार जब से रेस्टोर ताल्लुकात हुए कतर के साथ, वो अब वो जा रहा है और वहाँ भी इसने यही स्टेटमेंट दिया है कि हम उनके कदीमी ताल्लुकात है, हम उनके साथ और ताल्लुकात को बढ़ा एक्चुअली जो है, जो पहले ताल्लुकात में यानी कि उनमें बहुत सारे स्ट्रेन रिलेशंस हुए हैं,
उनको फिर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। बाकी मुझे नहीं लगता इसमें कोई और बड़ा रोल होगा, क्योंकि कतर का स्टैंड जो है रिगार्डिंग ईरानियन न्यूक्लियर डील या इराक के बारे में या इजराइल के बारे में, विच इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम टू अदर अरब कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज। इसलिए इसमें वो नहीं, ना कतर कतर जो है उनके दौरे से अपने स्टैंड में कोई चेंज लाएगा। अच्छा, एक ताजा वाकया हुआ है, हमारे भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर सऊदी अरब में सऊदी मोहम्मद अरब। बिन सलमान से मिले हैं, हाँ। सऊदी अरब में। तो इस मीटिंग के क्या मानी है अभी इस वक्त, क्या इसकी अहमियत है? भारत और सऊदी अरब किस तरफ जाएंगे, देखिए क्योंकि सऊदी अरब चीन की तरफ जाने की बात। देखिए, ताल्लुकात में दोनों कंट्रीज के ताल्लुकात में बहुत बेहतरी आई है, बहुत स्ट्रांग है। लेकिन जो जैसे रिपोर्ट्स आए हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का एक स्पेशल मैसेज क्राउन प्रिंस को दी, जिसमें उन्हें इंडिया आने की दावत दी गई है। एक तो ये था। दूसरी बात, पिछले 2 सालों के दौरान कोई भी हाई लेवल मीटिंग 2 कंट्रीज के दरमियान नहीं हुई है। इसी वजह से जो, चूंकि उसमें कोविड का भी ये था, एक पीरियड आया था, इस वजह से ताल्लुकात को फिर से हाई लेवल पर लेने के लिए एक कोशिश की जा रही है। अभी तक ये पता नहीं चला कि उस क्राउन प्रिंस ने इसको एक्सेप्ट किया है, लेकिन ये है, इनविटेशन गई है, उनको हिंदुस्तान आने की दावत दी गई है। पिछले कई सालों से ताल्लुकात बहुत बढ़ गए हैं, खासकर इकोनॉमिक लेवल पर। और जो सऊदी अरब में नई सिटी बन रही है, जो न्योम सिटी जो बन रही है, उसमें भी बहुत सारे इंडियन कंपनीज जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके डेवलपमेंट में। वहां पर बड़े बड़े जो है फैक्ट्रीज, जो रिफाइनरीज या उसमें काम कर रहे हैं, बड़ी पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। पॉलिटिकली भी बहुत एक दूसरे के आगे हैं। लेकिन पिछले 1 डेढ़ साल से, जब से सऊदी अरब और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान कुछ ताल्लुकात इतने वार्म नहीं रहे जैसे एज इट एग्जिस्टेड ड्यूरिंग ट्रम्प्स टाइम, उसके बाद शायद सऊदी अरब की पॉलिसी में थोड़ी बहुत चेंज आई। आप देखिए कि वो थोड़ा अब इजराइल को रिकॉग्नाइज करने पर भी थोड़ा पीछे हट गए। इसके अलावा वो जो यूएई, इंडिया, इजराइल और यूएस ने बनाया, एक पैक्ट किया है, उसमें भी वो शामिल नहीं हुए हैं। वो नहीं चाहता है कि जैसे वो अपने सऊदी अरब कंसिडर कर रहा है अपने आप को इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर, वो नहीं चाहता है कोई हेस्ट में कोई ऐसा मूव दे जिससे जो वहां पर उसके जो है वकार में कोई कमी आ जाए। इसलिए वो, इसके अलावा सऊदी अरब को भी ये रियलाइज हुआ कि ईरान के साथ जो ताल्लुकात को बेहतर रखने की जरूरत है, न बिगाड़ने की जरूरत है। 2 दिन पहले ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर का ये भी बयान आया था कि सऊदी अरब ने कोई कंडीशन नहीं रखी है उनके साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने में, नॉर्मलाइज करने में। ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। चाहे सूनर और लेटर कहीं न कहीं डिप्लोमेटिक रिलेशंस यूएई के साथ भी कायम होंगे। शायद अभी रिसेंटली कुछ इस सिलसिले में डेवलपमेंट भी हुई है, और सऊदी अरबिया के साथ भी होंगे। इसके अलावा उनको ये रियलाइज हुआ है, सारे कंट्रीज को, कि कन्फ्रंट्रेशन कोई मसला नहीं, इससे बेहतर है नॉर्मलाइज रिलेशन करें, तो एक हद तक बातचीत का दरवाजा खुला रहे जो दोनों मुल्कों के इंटरेस्ट में है। यही एक वजह है कि मुलाकात हुई है। इंडिया के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस बहुत अच्छे चल रहे हैं। दूसरे में शायद पॉलिटिकली भी बहुत बढ़ गए हैं, क्योंकि क्राउन प्रिंस यहाँ भी आए हैं, प्राइम मिनिस्टर भी वहां गए हैं, हाईएस्ट लेवल पर मुलाकातें भी हुई है, उनको हाईएस्ट अवार्ड भी दिया गया है। ताल्लुकात तो ठीक है, लेकिन अब चूंकि प्रायोरिटी शायद उनके लिए कुछ चेंज हुई है, इसमें वो तो बरकरार रहेंगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन फर्दर क्या देखना है, इसमें क्या रहेगा, इट इज टू बी सीन।
बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आपने हमें बहुत जानकारी दी, खासतौर पर यूक्रेन जंग किस तरह से चलेगी, क्या कुछ आगे बढ़ेगा, क्या ये जंग खत्म होने के नजदीक है, क्या यूक्रेन अपने तमाम इलाके वापस लेगा। आपने बताया कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है और जंगों में इस तरह से अक्सर होता है कि कभी किसी एक इलाके पर एक का कब्जा होता है, दूसरा रिकैप्चर कर लेता है। ये उसी सिलसिले का हिस्सा है। चूंकि मदद काफी मिल रही है यूक्रेन को, इसलिए ये जंग लंबी चल रही है। आपने साथ ही बताया कि मिस्र के प्रेसिडेंट का जो यूएई दौरा है, उसका कोई ताल्लुक ईरान इजराइल मामलात से नहीं है, ये भी आपने बताया। और आपने ये भी बताया कि भारत और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात काफी बेहतर हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने विदेश मंत्री को भेज करके मोहम्मद बिन सलमान को भारत के दौरे के लिए इनवाइट किया है। ये सारी जानकारियां आपने दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से बताऊं कि आज शेख मंजूर साहब श्रीनगर में हैं। आप चूंकि कश्मीर से हैं, कश्मीर उनका वतन है, वहां भी उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।